I was lightning before the thunder. देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग हेनरी लॉ देख रहे थे एंड हेनरी लॉ के एप्लीकेशन, हेनरी लॉ के लिमिटेशन और हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग को जानकारी मिला था। आज हम लोग जो है वो आगे बढ़ करके जो है वो रॉल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट देखना चाहते हैं और इस टॉपिक के थ्रू जो है वो हम लोग इंटर कर जाएंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग एक तरह का मिक्सचर भी देखेंगे जो कि हमारा मिक्सचर एजोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पर रॉल्ट्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर। और ये वैलिड होगा फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट ओनली, वैलिड फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट ओनली। देखिए, सबसे पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। अगर पूछा व्हाट इज रॉल्ट्स लॉ, तो ये रॉल्ट्स लॉ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज रॉल्ट्स लॉ, तो ये हमारा रॉल्ट्स लॉ है। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन रॉल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हम लोग पीछे पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन रॉल्ट्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पीछे हम लोग पढ़े हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन रॉल्ट्स लॉ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी पीछे हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय रॉल्ट्स लॉ, तो दिस इज रॉल्ट्स लॉ, सिर्फ रॉल्ट्स लॉ लिखा हुआ है, इट मींस रॉल्ट्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर सेपरेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सेपरेट करके अगर पूछा जाए, तब आप कहने का मतलब समझिएगा कि वो रॉल्ट्स लॉ चाहे हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए होगा, या फिर हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। लेकिन सिर्फ रॉल्ट्स लॉ पूछा तो ये हमारा वैलिड होगा फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट ओनली। ये हमारा वैलिड होता है सिर्फ वैसे कंपोनेंट के लिए। हमारे नेचर में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। आपको इस बात की जानकारी है, जो कंपोनेंट वेपर में बदलने की टेंडेंसी इटसेल्फ रखता हो, दैट कंपोनेंट इज वोलाटाइल, दैट कंपोनेंट इज वोलाटाइल। लेकिन जो इटसेल्फ वेपर में बदलने की टेंडेंसी नहीं रखता हो, वो कहलाता है हमारा नॉन वोलाटाइल। हम लोग पढ़ते भी जो है वो वोलाटाइल होता है, हम लोग जो स्टडी करते हैं वो वोलाटाइल होता है। कहाँ रहता है, आज पढ़े कल गायब, फिर परसों पढ़े फिर 2 दिन के बाद गायब, फिर 2-3 दिन के बाद फिर पढ़े, तब कुछ टिकता है 10-15 दिन। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो भी वोलाटाइल होता है, हम लोग जो सुनते हैं वो भी वोलाटाइल होता है, सारा चीज। अभी अगर हम जो है वो एकदम बूट्सअप आपको कर दें कि जो है वो एकदम पढ़िए अच्छे से, ये कीजिए वो कीजिए, अपने गोल को अचीव कीजिए, अपने लाइफ में जो है वो आगे बढ़िए, अपने लिए हर कुछ कीजिए, अभी तो पूरा एनर्जेटिक हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद दीपू सर का तबीयत नहीं ठीक रहता है, इसलिए इस तरह का बात बोल देते हैं। सब वोलाटाइल था, सब पार कर गया, दीपू सर जितना दिए थे वो सब वोलाटाइल था, सब एस्केप कर गया सब। तो कंपोनेंट दो तरह के हुए, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। तो रॉल्ट्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर हमारा एप्लीकेबल होगा वैसे कंपोनेंट के लिए ही सिर्फ जो नेचर में वोलाटाइल हो, वैसे कंपोनेंट के लिए ही एप्लीकेबल होगा जो नेचर में वोलाटाइल हो, यानी कि वेपर में बदलने की टेंडेंसी इटसेल्फ रखेगा। जो इटसेल्फ वेपर में नहीं बदलते हैं वैसे कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट की। हेनरी का जो लॉ है वो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हेनरी का जो लॉ था पीछे, वो वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। रॉल्ट्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए हम लोग कह देते हैं
कि रॉल्स लॉ जो है वो एक स्पेशल केस बन जाएगा हेनरी का। हेनरी बोले कि किसी भी तरह के कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो वोलाटाइल हो चाहे नॉन वोलाटाइल हो। हेनरी का जो लॉ है, जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, कि हेनरी जो है के अनुसार कहा गया था कि अप्लाइड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और दूसरे वर्डों में कहा गया था कि अप्लाइड प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा, अप्लाइड प्रेशर जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। ये जो स्टेटमेंट बोला गया था, अप्लाइड प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा मोल फ्रैक्शन के, ये हमारा दोनों तरह के कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कंपोनेंट हमारा वोलाटाइल हो या फिर नॉन वोलाटाइल हो। लेकिन रॉल्स का जो लॉ है वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा हमारा वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए, सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए। और अगर सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए अगर ये एप्लीकेबल है, अगर ये सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि हेनरी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये हमारा जो है वो सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये एक स्पेशल केस बन रहा है कि रॉल्स लॉ तभी काम करेगा, हेनरी दोनों में काम करेगा, लेकिन रॉल्स सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट में काम करेगा। इसका मतलब रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ। हेनरी में ये आ जाएगा, रॉल्स का जो लॉ होगा वो हेनरी के लॉ में इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। हेनरी जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कंपोनेंट आपका वोलाटाइल हो या फिर नॉन वोलाटाइल हो। लेकिन रॉल्स का जो लॉ है वो हमारा वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल होगा। तो रॉल्स जो है वो पार्ट हो जा रहा है, रॉल्स जो है वो इंटर कर जा रहा है हेनरी लॉ में। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रॉल्स लॉ इज कंसिडर्ड एज अ स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ, व्हाई? Rolle's law is considered as a special case for Henry law because Rolle's law is applicable only for किस volatile component, whereas Henry law is applicable for both volatile and non-volatile component. हेनरी का लॉ जो है वो दोनों तरह के कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन रॉल्स का जो लॉ है वो सिर्फ वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है। और यही कारण है कि रॉल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ। तो हमारा अगर देखा जाए तो रॉल्स के अनुसार कहा गया, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार कहा गया कि हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट, लेकिन आपको पता है कि ये कंपोनेंट आपका किस नेचर का होगा, नॉन वोलाटाइल नहीं। पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर एनी कंपोनेंट दैट इज वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर को पी से, ये वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो हमारा आ गया पी नॉट, और ये कहलाएगा वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। नॉट लग गया, इसका मतलब ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है। अगर थोड़ा सा हम याद भी दिलाते हैं आपको, ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। अगर थोड़ा सा आपको याद होगा प्योर स्टेट, आपको अगर जो है वो थोड़ा सा अगर याद होगा, थोड़ा सा याद दिलाने की पीछे कोशिश करें, ले जाएं, तो याद कीजिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को माने थे पी नॉट, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माने थे पीएस। जब भी प्योर स्टेट में कोई भी वेपर प्रेशर होता है, उसमें वो वेपर प्रेशर अगर किसी प्योर स्टेट का होगा, प्योर वाटर का होगा, या प्योर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर बेंजीन का होगा, प्योर ऑक्टेन का होगा, प्योर ब्यूटेन का होगा, प्योर हेक्सेन का होगा। तो अगर कोई भी वेपर प्रेशर किसी प्योर सब्सटेंस का होगा, उसमें कोई प्योरिटीज नहीं चाहिए, प्योर वाटर सॉल्वेंट है, प्योर बेंजीन, प्योर क्लोरोफॉर्म, प्योर कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग हमेशा
पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉट लग गया मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर किस स्टेट का, प्योर स्टेट का। तो हेनरॉल्ड्स के अनुसार कहा गया, इनका रॉल्ड्स का जो लॉ है वो सबसे पहले तो सिर्फ एप्लीकेबल है किस तरह के कंपोनेंट के लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। लेकिन जो पीछे इसके पीछे जस्ट हम लोग एक जो टॉपिक पढ़े हैं हेनरी लॉ, वो एप्लीकेबल है वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन रॉल्ड्स लॉ सिर्फ वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए रॉल्ड्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ। अगर बात करें तो इस लॉ के अनुसार कहा गया कि हमारा किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। ये कंपोनेंट हमारा वोलेटाइल होना चाहिए। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके एक कांस्टेंट लाए और उस कांस्टेंट को नाम दिए वेपर प्रेशर कौन से स्टेट का, प्योर स्टेट का। यह हमारा वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट का, यह वेपर प्रेशर होगा हमारा प्योर स्टेट का। नॉट जहां भी लग गया वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा वेपर प्रेशर, लेकिन कौन से स्टेट का, तो प्योर स्टेट का। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पर एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर रॉल्ड्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर, एक्सप्रेशन हम यहां डिराइव करना चाहते हैं। हम दो कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, कहिएगा बस दो ही। चलिए आपका मन है अगर 10-12 लेने का तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बोर्ड का साइज छोटा है, उतना बड़ा हम लिख नहीं सकते हैं। इन सारी बात को ध्यान में रखते हुए जो है वो दो ही कंपोनेंट कंसीडर किए। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। ये दो कंपोनेंट हम कंसीडर किए। वेपर प्रेशर ऑफ A, तो PA लिख रहे हैं। वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का, प्योर स्टेट का लिख रहे हैं P नॉट A, और मोल फ्रैक्शन को लिख रहे हैं X से। चलिए B में भी कुछ यही काम कर लेते हैं। यहाँ पर वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर D का लिख लिए PB, वेपर प्रेशर और प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को लिख रहे हैं P नॉट B, और मोल फ्रैक्शन को लिख रहे हैं XB। चलिए इतना लिखने के बाद अब दो कंपोनेंट हम कंसीडर किए। आप बोले पहले भी आपसे कि आप दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट को कंसीडर कर सकते हैं, 3, 4, 5 जितना कंसीडर करना है उतना कंसीडर कर सकते हैं। अब सबसे पहले कहा क्या जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग पढ़े दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार हम लोग पढ़े कि पार्शियल वेपर प्रेशर यानी कि कंपोनेंट A के लिए लिख रहे हैं, फॉर कंपोनेंट A के लिए लिख रहे हैं। तो कंपोनेंट A के लिए लिख रहे हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर यानी कि PA विल बी इक्वल टू P नॉट A X से होगा ना। अभी हम लोग पढ़े कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो यहाँ था उसको हटा करके एक कांस्टेंट लाए और उसको नाम दिए वेपर प्रेशर इन कौन सा स्टेट, तो प्योर स्टेट। जहां भी नॉट लगा प्योर स्टेट। अगर कंपोनेंट B के लिए लिखना चाहें, फॉर कंपोनेंट B, तो इसी तरह से हमारा हो जाएगा PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। चलिए इस ऊपर वाले को मान लिए 1 और नीचे वाले को मान लिए 2। अब थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं पीछे 11th क्लास में, और पढ़ रहे हैं वहां पर फ्रॉम डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर। अगर याद होगा तो डाल्टन्स के अनुसार कहा गया था, कुछ कहा नहीं गया था, हम लोग भी इतना बात जानते हैं
कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सारे पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर पार्शियल प्रेशर का होता है, अगर 11th में पढ़े थे तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े थे तो दिमाग में चल रहा होगा कि सर पार्शियल प्रेशर का होता है। देखिए अगर एक क्लासरूम में हम बैठे हुए हैं तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं वहां पर, अगर उस क्लासरूम में, या मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास ये एक कंटेनर है और इसमें हम जो है वो 3-4 गैस पार्टिकल का मिक्सचर रखे हुए हैं। आपको पता है कि हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाने का काम गैस पार्टिकल करता है। हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाने का काम जो है वो गैस पार्टिकल करता है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, एयर की डेंसिटी कम होती है, गैस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए हम लोग के ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है। तो हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाने का काम एयर करता है। तो इस कंटेनर में जो है वो 3-4 गैस के मिक्सचर रखे हुए हैं। हर गैस पार्टिकल जो है वो इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा। अगर किसी एक गैस पार्टिकल का अगर हम प्रेशर को कंसिडर करें तो वो पार्शियल प्रेशर होगा। सारे गैस पार्टिकल के प्रेशर को कंसिडर करें तो वो टोटल प्रेशर कहलाएगा। तो प्रेशर exerted by individual gas particle is called partial pressure. Pressure exerted by individual gas particle in a gaseous mixture is called as partial pressure. और सारे मिलकर के जो प्रेशर लगाएंगे उसको हम लोग नाम देते हैं टोटल प्रेशर। तो प्रेशर exerted by individual gas particle, pressure exerted by individual gas particle in a gaseous mixture is called as partial pressure. हमारे पार्शियल प्रेशर उस प्रेशर को कहते हैं जो इंडिविजुअल गैस पार्टिकल एग्जर्ट करने का काम करेंगे इन अ गैसियस मिक्सचर। क्लियर है बात? तो यहां से हमारा जो है वो 2 कंपोनेंट था और डाल्टन साहब बोल दिए कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, डाल्टन साहब बोल दिए कि सारे पार्शियल प्रेशर का अगर सम कर दिया जाए, तो यहां पर हम लोग 2 कंपोनेंट लिए हैं, 2 पार्शियल प्रेशर होगा, एक पीए और दूसरा पीबी। इन दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो इन दोनों का सम हमारे टोटल प्रेशर के बराबर होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ P जो टोटल होगा, यानी कि टोटल प्रेशर जो होगा कंटेनर का, P जो टोटल होगा, P जो हमारा टोटल होगा, हमारा जो P टोटल होगा वो हमारा बराबर होगा PA प्लस PB के। डाल्टन्स के अनुसार कहा गया कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर का जो पार्शियल प्रेशर को अगर सम कर दिया जाए, जो भी हमारे गैसेस पार्टिकल के पार्शियल प्रेशर हैं अगर उनको सम कर दिया जाए तो वो हमारे टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएंगे। यानी कि P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। इसको मान ले रहे हैं A, और A में 1 और 2 को पुट कर रहे हैं, तो पुटिंग 1 and 2 इन A। चलिए पुट कर रहे हैं और पुट करके एक रिलेशन फाइंड करते हैं। यहां से देखते हैं P टोटल बराबर PA, तो हो जाएगा PA की जगह पर P नॉट A x से प्लस P नॉट B XB। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। अब इस बात की जानकारी आपको है कि XA प्लस XB बराबर होता है 1, होता है ना जी। XA प्लस XB बराबर होता है 1। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी को रिप्लेस करके लिख सकते हैं यहाँ से, आप चाहें तो दोनों को XA के टर्म में लिख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों को XB के भी टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से एक एक्सप्रेशन हम चेंज कर लेते हैं, तो XA बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB। अरे लिख सकते हैं ना जी, XA की जगह पर हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस XB। XA का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस XB, क्योंकि दोनों का हम लोग जानते हैं कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा कितने के? 1 के। तो पुट करके जरा देखते हैं, तो P टोटल यहाँ से हो जाएगा P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप XA का वैल्यू निकालिए 1 माइनस XB। हम XA का वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम XB का वैल्यू निकालेंगे। निकालिए, और XB का वैल्यू निकाल करके सर XB के जगह पर पुट करेंगे, तो ठीक है, आपका जो रिलेशन आएगा वो XA के टर्म में आ जाएगा। या तो आप ये लिख लीजिए कि XA बराबर 1 माइनस XB, या आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि XB बराबर 1 माइनस XA। अब जो मन है दोनों में से आप पुट कीजिए। ऊपर वाला भी पुट करके रिलेशन निकाल सकते हैं एक नया, नीचे वाला भी पुट करके एक नया रिलेशन निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई आप पुट करके जो है वो एक नया रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो XB को भी वैल्यू को पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर XA का वैल्यू भी पुट करके आप जो है वो एक रिलेशन निकाल सकते हैं। दोनों में से जो भी रिलेशन आपको निकालने का मन है आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम करते क्या है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P नॉट A
माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। चलिए जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर पी नॉट ए, यहाँ पर माइनस एक्स बी को कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा पी नॉट ए और माइनस से प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट बी। एक बार में चेक कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग हैं मैथमेटिशियन और हम नॉर्मल आदमी ठहरे, तो इसलिए जो है वो जरा सा देख लीजिएगा कि मैथ के अनुसार सही है या नहीं। बड़ा गलती होता है जी मैथमेटिक्स, जोड़ घटा वाला गलती हो जाता है, तो ये सब तो थोड़ा सा टिपिकल ही चीज़ है। देख लीजिए, ठीक है ना। पी नॉट ए इसको गुना करेंगे तो फिर माइनस पी नॉट ए एक्स बी और माइनस प्लस, ठीक है, आ जाएगा ऊपर वाला। इसका मतलब सही है, ठीक है। थोड़ा बहुत लगता है सीख रहे हैं हम भी मैथ। चलिए बढ़िया है, आप लोग के रंग संगत में रहते रहते हम भी थोड़ा बहुत मैथ सीख जाएंगे। चाहे तो हम ऊपर वाले को भी एक्स बी को भी रिप्लेस कर सकते थे, एक्स बी की जगह पर भी लिख सकते थे 1 माइनस एक्स से, तो रिलेशन हमारा आ जाता। अगेन हम लोग यहाँ ये भी कर सकते हैं कि पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस एक्स से, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से पी टोटल हो जाएगा पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी और यहाँ हो जाएगा माइनस पी नॉट बी एक्स से। एक काम करते हैं, दोनों को ये इसको आगे लिख देते हैं और इसको पीछे, तो अच्छा रहेगा। पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए एक्स से माइनस पी नॉट बी एक्स से। चलिए यहाँ से तो पी नॉट बी ठीक है, यहाँ से कॉमन लगता है कि आएगा, तो यहाँ से कॉमन अगर प्लस लेते हैं तो पी नॉट ए और माइनस पी नॉट बी। लगता है इस बार गड़बड़ हो गया जी। देखिए कहे ना कि मैथ हमको नहीं आता है ठीक से। देखिए ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे तो ठीक है, प्लस में तो आएगा, ये तो ठीक है। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, लगता है ठीक है जी। तो यहाँ से पी टोटल जो होगा, बाबू चेक कर लीजिएगा, तो पी टोटल तो दो रिलेशन आ गया यहाँ से, एक इन टर्म्स ऑफ एक्स बी और दूसरा इन टर्म्स ऑफ एक्स ए। तो यहाँ से जो पी टोटल होगा वो बराबर हो जाएगा पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। और इस एक्सप्रेशन पर अब हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल्स। ये एक्सप्रेशन हमारा हुआ, इस पर बनाएंगे न्यूमेरिकल्स। इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए तो पीछे जो हम लोग एक्सप्रेशन पढ़े उससे रिलेटेड जो है वो हम यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखना चाहते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, जैसे एक बार हुआ क्या कि एक बार आप जो भी एक्सप्रेशन पढ़े, जैसे मान लीजिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही पढ़े, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन पढ़े, रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ही पढ़े, तो उसको खुद से एक बार डिराइव करने की कोशिश कीजिए। एक दो बार डिराइव कीजिएगा तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने में जो है वो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। न्यूमेरिकल्स जो है वो बनाइएगा तो सारे डाटा के बारे में आइडिया रहेगा, सारे जानकारी, सारे डाटा के बारे में जो है कौन क्या है, कौन कंपोनेंट ए है, कौन कंपोनेंट बी है, कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, बस इसी का तो खेला है। अगर डाटा पकड़ना आप स्टार्ट कर गए, आप बोलते हैं बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, ठीक है, केमिस्ट्री में तो बहुत कम है रिलेटेड है, तो फिर मैथ में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, लेकिन मैथ सबसे आसान है भी जी। फॉर्मूला पता है, डाटा पर रखे, डाटा उस पर रखे, कैलकुलेट करना शुरू कर दिए। फिजिक्स में तो कंसेप्ट लगता है, वहाँ पर तो न्यूमेरिकल्स, जब तक आपको डेरिवेशन नहीं पता है न्यूमेरिकल्स बनाना, तब तो फिर वही सिंपल वाला आपसे बनेगा सिर्फ, कि जो फार्मूला पर रख दिए और जिसको सॉल्व कर लिए। तो एक बार सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी एक्सप्रेशन डिराइव किया गया एक दो बार खुद से उसको कीजिए, रफ में ही कीजिए ना। कौन मार आपको कह रहा है कि आप जो है वो फेयर बना करके जो है वो एकदम दिखाइए, रफ में ही दो चार बार कीजिए ना,
दिमाग में 2-4 बार रोटेट करवा लीजिए उस चीज़ को, याद रहेगा आपको परमानेंटली। स्ट्रेस दीजिए उस पर। तो आप लोग का तो एक से एक सर दिमाग इतना नाजुक चीज़ है, उससे स्ट्रेस देंगे तो आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा। नहीं जी, वो स्ट्रेस हम देने के लिए नहीं कह रहे हैं। पढ़ाई पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के जो वोलाटाइल है उसको नॉन वोलाटाइल में बदलिए। तो जो है वो हमारा सबसे पहले यहाँ पर देखिए हेप्टेन एंड ऑक्टेन, 2 कंपोनेंट लिया गया, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। आप इस बात की, और 11th में जानकारी आपको इस बात की मिली थी, 11th में इस बात की जानकारी आपको मिली है कि 1 से लेकर 4 कार्बन तक का जो अल्केन होता है वो गैसेस स्टेट में होता है, 5 से 17 जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और उसके बाद जो बाकी होते हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, एक हेप्टेन, हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7 और कितना हो जाएगा 16, और दूसरा ऑक्टेन C8H18, ये हुआ। चलिए 2 कंपोनेंट, ये दोनों मिलकर के आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। इसका मतलब पता चल रहा है क्या, जरूर हेनरी लॉ, ये रॉल्स लॉ जो है वो जरूर आगे रिलेट होकर के आइडियल सॉल्यूशन बताएगा। आइडियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट देने का काम जरूर जो है वो रॉल्स लॉ करेगा। चलिए, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट, लिखा हुआ है 2 लिक्विड कंपोनेंट, 2 लिक्विड। हम लोग जानते हैं, इस बात की जानकारी हम लोग को मिली थी 11th में, हाइड्रोकार्बन जब पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़े थे कि 1 से लेकर 4 कार्बन तक का जो अल्केन होता है वो गैसेस स्टेट में, 5 से लेकर 17 लिक्विड, और उससे अगर हाइयर हुआ तो वो वैक्स लाइक सॉलिड होगा। 1 7 1 8, 4 से ज़्यादा 17 के बीच में है, ये 4 और 17 के बीच में ये रेंज कर रहा है, दोनों लिक्विड स्टेट में। क्या भी रहा है, लिक्विड कंपोनेंट है जिसका द वेपर प्रेशर ऑफ द 2 लिक्विड कंपोनेंट आर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो ये प्योर स्टेट का जो हमारा है, जब ये प्योर स्टेट है तो प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, हेप्टेन का pH मान रहे हैं, और ये दिया हुआ 105.2 किलो पास्कल, और p ऑक्टेन, ऑक्टेन का मान रहे हैं 46.8 किलो पास्कल, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे बढ़े, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये दिया हुआ है 26 ग्राम, और ये दिया हुआ है हमारा 35 ग्राम। चलिए दोनों को मोल में बदल देते हैं। तो हम लोग मोल हेप्टेन का और यहाँ पर मोल ऑक्टेन का। हेप्टेन हम लोग पढ़े हैं, हेप्टेन के बारे में, एक कार्बन का 12, तो 7 का 7 का हो गया 84 होगा ना, 12 7 जा 84 और 16 यानी कि 26/100। चलिए इसको निकाल लेते हैं। 35 गिवन मास बाय मोलर मास, एक कार्बन का 12 तो 8 का 96, और एक हाइड्रोजन का 1 तो 18 का 18 यानी कि 114। चलिए दोनों का मोल निकल गया। अब मोल निकल गया तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं ना, है मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर हेप्टेन का निकालना चाह रहे हैं तो मोल ऑफ हेप्टेन यानी कि 26/100 डिवाइडेड बाय 26/100 और प्लस 35/114। चलिए अब ऑक्टेन का अगर निकालना चाहें मोल फ्रैक्शन तो ऑक्टेन का भी निकल जाएगा, 35/114 और फिर से 26/100 और प्लस 35/114। मोल फ्रैक्शन निकालना होता था तो क्या करते थे, जिसका निकालना उसका मोल ऊपर में, मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना होता था उसके लिए क्या करते थे, जिसका निकालना है तो इसका निकालना है तो इसका मोल ऊपर में और नीचे में टोटल मोल, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो टोटल हो गया। ऑक्टेन का निकालना है तो ऑक्टेन का मोल ऊपर में और नीचे में टोटल मोल। अब हम लोग पढ़े अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पढ़े ना जी, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। क्या पढ़े आप रॉल्स लॉ के अनुसार? आप पढ़े कि P जो टोटल होगा वो बराबर होगा P0 A x A और प्लस P0 B x B। आप कहिएगा सर यहाँ पर हेप्टेन और ऑक्टेन है तो ठीक है, उसकी जगह पर लिख देते हैं P0 हेप्टेन x A हेप्टेन और प्लस P0 ऑक्टेन और x A ऑक्टेन। अब रख लेते हैं यहाँ से, P0 पता है कितना 105.2 इंटू मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं हम लोग हेप्टेन का 26/100 और प्लस 35/114
114 प्लस ऑक्टेन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर स्टेट का 46.8 और इनटू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 35/114 और 26/100 प्लस 35/114। इसको सॉल्व करके जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके बताइएगा। कहिएगा सर इतना सॉल्यूशन करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम में तो टाइम देता है, बोर्ड में करना होगा। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बना रहे होंगे तब क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना लॉन्गेस्ट कैलकुलेशन नहीं देगा, वो इजी कैलकुलेशन देगा जो आसानी से आपसे कैलकुलेट हो जाए। जो आपसे आसानी से कैलकुलेट हो जाए वही कैलकुलेशन वो देगा। क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कीजिए और उसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। पिछला क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ही था 16 नंबर, इस बार हम लोग जो है वो एनसीईआरटी का ही 36 नंबर देखना चाह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है और करना आपको क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लिक्विड है, चलिए लिक्विड ए जिसका अमाउंट दिया हुआ है, तो मोल निकाल लेते हैं। 100 ग्राम दिया हुआ है अमाउंट और मोलर मास दिया हुआ है 140 ग्राम पर मोल। चलिए मोल निकल गया। आगे बढ़े वर्ड डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, यानी कि दोनों दूसरा लिक्विड हमको लिया हुआ है बी और इसका भी मोल निकाल लेते हैं। ये Na है और ये Nb है। चलिए इसका अमाउंट दिया हुआ है 1000 ग्राम और इसका भी मोलर मास लगता है दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल। चलिए ये भी मोल निकल गया। आगे बढ़िए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का यानी कि पी नॉट, प्योर स्टेट में नॉट लिखते थे, तो पी नॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 500 टॉर के बारे में पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर भी हमारा एक प्रेशर को मेजर करने का यूनिट होता है और 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी कि हमको निकालना है पी नॉट ए, ये हमको नहीं पता है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, और साथ में पी ए भी निकालना है। पी नॉट ए तो निकालना ही है, साथ में पी ए भी निकालना है, दो अननोन निकालना है। वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो ये नॉट हो गया ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, ये पी ए हो गया। इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, और पी टोटल आपका दिया हुआ है, पी टोटल की जानकारी आपको दी हुई है 475 टॉर। चलिए देखिए करते क्या है। सबसे पहले तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं ए का। तो ए का मोल पता है हमको, काट करके छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 और भी छोटा कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। तो जिसका निकालना उसका मोल ऊपर में, तो 10/14 हो गया ऊपर में, और नीचे में ये भी कटेगा, तो नीचे में हो जाएगा हमारा 10/14 और प्लस 100/18। चलिए और भी कटता छोड़ दे रहे हैं, बी का लिख लेते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं उसको काट कूट करके छोटा। बी का हो जाएगा 100/18, बी का मोल और नीचे में टोटल, तो 10/14 और प्लस 100/18। चलिए दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब हम लोग साथ में पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कि पी जो टोटल होगा वो बराबर होगा पी नॉट ए एक्स से और प्लस होगा पी नॉट बी एक्स बी। पी टोटल आपको मालूम है दिया हुआ है 475, पी नॉट ए निकालना है, एक्स से मालूम है 10/14 प्लस 100/18 और प्लस पी नॉट बी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 इंटू एक्स बी तो आप निकाल चुके हैं ना, एक्स बी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऊपर में 100/18 और डिवाइडेड बाई 10/14 और प्लस 100/18। यहाँ से सॉल्व करके आपको निकाल क्या लेना था पी नॉट ए। पहला कैलकुलेशन हो गया, यहाँ से हमको निकाल लेना है पी नॉट ए। कैलकुलेशन होगा लेकिन आपको कैलकुलेट तो आप ही को करना होगा, यहाँ से जितना भी निकाल कर आएगा वो उतना टॉर हो जाएगा। अब ये तो निकल गया, पहला हमारा निकल गया, ये कैलकुलेट हो गया, अब बच गया दूसरा, पी नॉट ए पर आ रहे हैं।
अब हम लोग पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि पी ए बराबर होगा पी नॉट ए एक्स से। पी नॉट ए यहां से निकल रहा है और एक्स ए का वैल्यू मालूम है हमको 10/14 प्लस 100/18। यहाँ से सॉल्व करके जितना आएगा वो उतना हमारा टॉर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पी नॉट ए निकल जाएगा, यहाँ से पी नॉट ए निकल जाएगा और पी नॉट ए का वैल्यू इसमें रख देंगे तो यहाँ से हमारा पी ए का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोनों कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा।